तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक फ्रेश और न्यू मांगा। होपफुली ये अभी तक किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी लगाई थी तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो किसी ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसलिए 1 घंटे का एपिसोड लेकर आया हूँ। और मानना पड़ेगा भाई, ये सीरीज बिल्कुल यंग मास्टर लोगन की तरह है। आपको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है, लेकिन पावर लेवल में दोनों में काफी डिफरेंस है। मेरे पर्सपेक्टिव में हमारा ये मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसमें इसका नाम ईथन होता है, मुझे यंग मास्टर लोगन से काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरी तो यही राय है, और आपकी राय मैं जरूर कमेंट सेक्शन में सुनना चाहता हूँ। और हाँ, एक और बात, तो मैंने गोल का बताया था तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए किसी पार्टिसिपेंट को मैंने अभी तक चुना नहीं जब तक गोल पूरा नहीं होता। यानी कि अपने सेकंड चैनल पर सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा है वो पूरा नहीं होता, तो तब तक मैं पार्टिसिपेंट्स को नहीं चुन सकता। और लोग लिंक भी मांग रहे थे, वो भी मेरे सेकंड चैनल का, तो कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने लकी वर्ड का जो बोला था कि वो कहना है, तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब बहुत बातें होगी, अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। स्टोरी की शुरुआत एक खूबसूरत किंगडम से होती है, जहाँ पर उसके खूबसूरत लोग एक पीसफुल लाइफ को जी रहे थे। लेकिन तभी इनकी यही पीसफुल लाइफ नर्क में बदल जाती है, और इनकी इस पीसफुल लाइफ को नर्क में बदलने वाला और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का ही दुश्मन होता है। वो दुश्मन इंसान नहीं, न फिर किसी और टाइप का डीमन, बल्कि वो तो ड्रैगन्स होते हैं। ड्रैगन जिसको सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर माना जाता है, तो उसकी पूरी एक सेना इंसानों पर हमला कर देती है। इंसान भी अपने प्रोटेक्शन के लिए ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ड्रैगन को अगर कम आंका जाता है तो वो पूरी तरह से अपने दुश्मन को नष्ट कर देता है, तो इंसानों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। पूरी इंसानियत मौत के कगार पर थी, लेकिन एक बंदा जो कि अब तक उन ड्रैगन्स को मारते ही जा रहा था, तो यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम ईथन है। ईथन एक बहुत बड़ी फैमिली से आता है। ईथन की फैमिली तलवारबाजी के लिए मानी जाती है, और अगर फैमिली के नाम की बात की जाए तो वो आर्डन फैमिली होती है। आर्डन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा ईथन इन ड्रैगन्स को बिल्कुल सब्जियों की तरह काट रहा था। बाकी लोग जो कि अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो पूरी ड्रैगन्स की आर्मी के साथ ईथन अकेला ही लड़ रहा था। और अकेले लड़ते लड़ते ईथन को काफी ज्यादा टाइटल भी मिलने लगे, जैसे कि ड्रैगन स्लेयर, द लास्ट हीरो, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स, बेस्ट टैलेंट। बहुत सारे टाइटल्स ईथन के नाम लग चुके थे। लेकिन आखिर ईथन भी तो एक इंसान ही है ना, तो आखिरकार वो भी अपनी लिमिट पर आ जाता है। ईथन जिसने अभी तक पूरे ड्रैगन्स की आर्मी को खत्म कर दिया था, तो लास्ट में उसका दुश्मन सिर्फ ड्रैगन किंग ही बचा था, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ईथन खुद भी इस बात को एडमिट कर लेता है कि इससे पंगा लेना तो उसको काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। और अब जबकि एक इंसान अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें लड़ने की स्पिरिट पूरी तरह से क्रश हो जाती है, और बाकी लोगों की तरह ड्रैगन किंग के हाथों ईथन मारा जाता है। अपनी आखिरी पलों में ईथन अपने पिता की परछाई को भी देखता है, जिन्होंने मरने से पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट को ईथन के हवाले किया था कि वही उसकी रक्षा करेगा। लेकिन वो तो अपने वादे को पूरा ही नहीं कर पाया, तो जितने भी टाइटल्स उसे मिले थे, तो वो खुद को इसका हकदार नहीं समझता। साथ में पता चलता है कि ईथन की एक सिस्टर भी थी, जो कि ड्रैगन के अटैक में मारी जा चुकी थी, और उसके फ्यूनरल में ईथन ने खुद के साथ वादा किया था कि वो इन ड्रैगन्स को मार डालेगा और पूरे कॉन्टिनेंट से इनका नामो निशान मिटा देगा। जंग में उसके अपने छोटे भाई भी शामिल थे, जिसको ईथन ने अपने आंखों के सामने जंग में खो दिया था। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से उसे मरने पर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि उसने अभी तक बेमकसद की जिंदगी जीकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि उसने काफी कुछ किया है, लेकिन उन वादों को ना पूरा करने की वजह से वो खुद को कोसता हुआ आखिरकार मर जाता है। लेकिन नेक्स्ट अप सीन में जो है वो अपनी आंखें खोलता है, तो अपनी सिस्टर को रोता हुआ पाता है। लेकिन ईथन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन आखिर जिंदा कैसे है। ईथन की बहन जो कि अपने भाई को होश में देखकर खुशी के आंसू रोने लगती है, तो वही अगली और ईथन जो कि ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसकी सिस्टर तो मारी जा चुकी थी, तो ये जिंदा कैसे है। सिर्फ सिस्टर ही नहीं, बल्कि अभी अभी तो वो भी ड्रैगन किंग के हाथों मर गया था, तो वो जिंदा कैसे है। गलतफहमी में आता हुआ ईथन जो कि ये समझ रहा था कि ये आफ्टर लाइफ है, यानी कि मरने के बाद जिंदगी, तो उसमें भी काफी ज्यादा डाउट्स उसे होते हैं, क्योंकि अपनी सिस्टर को इस तरह रोता हुआ देखना तो उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। लेकिन उससे ज्यादा उसने जो कपड़े पहने हुए थे, तो उसकी ईथन को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी सिस्टर को इस तरह नॉर्मल ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा था। और अपने मन ही मन कहता है, सिस्टर मैंने कहा था ना कि मरने से पहले जितना हो सके तो उतना ज्यादा पैसा चैरिटी में देना, तो आफ्टर लाइफ आपकी काफी अच्छी गुजरेगी। लेकिन खैर ये आप इम्पोर्टेंट नहीं, मैं काफी थक चुका था और मुझे भी आराम करने की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले वो अपनी सिस्टर का भी हालचाल पूछने लगता है। सिस्टर आप रो क्यों रही हैं? आप कैसी हैं? और जरा ये बताइएगा कि आफ्टर लाइफ के तौर तरीके कैसे होते हैं, मुझे आपसे ही सीखने में काफी अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल का जवाब उसका सिस्टर कुछ अलग तरीके से देती है। वो उससे माफी मांगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, अगर गलती का कोई हकदार था तो वो वही थी, तो दोबारा अगर ऐसा
कुछ भी होता है तो ईथन कुछ करने से पहले उसकी बहन से आके जरूर पूछेगा, तब आगे एक्शन लेगा। ये बातें ईथन को समझ में नहीं आ रही थी और ऊपर से उसे भूख भी लगी थी, लेकिन वो तो नहीं कहता, लेकिन उसका पेट जरूर आवाज कह के उसकी बहन को इन्फॉर्म करता है कि वो तो भूखा है। ईथन की सिस्टर अब बहुत हंसने लगती है और वो उसके लिए कुछ सूप का बंदोबस्त करने के लिए जा रही है और उसे अपने बेड से उठने के लिए मना करती है। यहाँ पर ईथन को एक सरप्राइज की बात ये पता चलती है कि उसकी बहन को खाना बनाना भी आता है और क्या वो अपने हाथों से बनाने के लिए जा रही है। तो उसकी सिस्टर का जवाब हाँ में होता है। ये सुनकर ईथन बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि आज तक उसकी सिस्टर ने कुछ ढंग का बनाया ही नहीं है और आज वो अपने हाथों से सूप बनाने की बात कर रही है। ईथन की सिस्टर के कमरे से बाहर जाने के बाद ईथन एक बात को नोटिस करता है कि उसके बॉडी पर कुछ चीजें लगी हुई थी और ये चीजें जिन इक्विपमेंट से आ रही थी तो वो तो माना बॉल्स होते हैं जो कि उन पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोमा में होते हैं। और ईथन को ये बात याद नहीं आती कि कब वो कोमे में चला गया था, लेकिन अपनी बॉडी को फील करने के बाद वो इतना तो बता सकता है कि ये माना रश की वजह से है। अब माना रश क्या होता है तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। ईथन अपनी बॉडी में ये भी नोटिस कर पा रहा था कि उसमें बिल्कुल भी माना नहीं और ना ही वो खड़ा हो सकता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। जो चीज उसे कोमे से उठाने में मदद कर रही थी तो वो उन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी में जान लाएगा। तो उन माना बॉल्स का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो स्प्रिंग ऑफ लाइफ फ्लूइड मौजूद है तो ईथन उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। कुछ ही पलों में उसकी पूरी बॉडी हील हो जाती है और जान में जान आने के बाद वो इतना तो कह सकता है कि फर्स्ट एड लेने की अब उसे कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बीच उसकी सिस्टर भी सूप लेकर आ जाती है। वो जब ये नोटिस करती है कि ईथन इतनी बुरी कंडीशन में भी अपने बेड से उठ चुका है तो तुरंत से उसे याद दिलाती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसने कहा भी कि उसे बेड से नहीं उठना चाहिए तो वो आखिर क्यों उठा, लेकिन ईथन अपनी सिस्टर को यह बात समझाता हुआ कि शायद उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वो तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। इस बात से ईथन की सिस्टर को हैरानी होती है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ईथन को दोबारा खड़े होने में काफी अरसा लग सकता है क्योंकि वो काफी टाइम कोमा में जो रहा है। अब आखिरकार ईथन पूछ लेता है कि वो कितने टाइम कोमा में था। तो जवाब सुनने पर उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है क्योंकि वो पूरे 10 सालों तक कोमे में था। लेकिन आगे की डिटेल बताने से पहले उसकी सिस्टर इंसिस्ट करती है कि वो बेड पर लेट जाए और ईथन वैसा ही करता है और अपना सूप पीने से पहले वो अपनी सिस्टर से दोबारा वही सवाल करता है कि आफ्टर लाइफ कैसी रही है और उसे माफ करना क्योंकि उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ तो इसलिए ईथन को यहाँ के तौर तरीके पता नहीं है। इस बात को दोबारा सुनकर उसकी सिस्टर अब पूछने लगती है कि क्या वो ठीक तो है क्योंकि वो बार बार किसी आफ्टर लाइफ की बात कर रहा है, लेकिन वो ये देख सकता है कि उसकी सिस्टर और वो सेफ एंड साउंड जिंदा है। तो वो सारी बातें जो कि ईथन को याद होती है तो वो जब अपनी सिस्टर को बताता है तो उन सारी बातों को सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि कोई भी नहीं मरा, सब लोग जिंदा है और ये रियलिटी है, इसको तुम आफ्टर लाइफ क्यों बुला रहे हो। ये सुनकर ईथन और भी ज्यादा चौंक जाता है और अगर उसके हिसाब से ये रियलिटी है तो वो अपनी सिस्टर की एज पूछता है। उसकी सिस्टर की एज 20 होती है और जहाँ तक उसकी एज की बात हो रही है तो सिस्टर से पता चलता है कि वो 19 साल का है। ये सुनकर ईथन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वॉर जो थी तो वो भी ईथन ने अपनी 19 साल की उम्र में लड़ी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वॉर अब तक चल रही है। वो तुरंत से उस वॉर के बारे में और अपने फादर के बारे में पूछता है कि क्या अभी तक वो जंग जारी है, जिस पर सिस्टर कहती है दोबारा से वही सवाल, लगता है कोमे में रहकर तुमने अपनी मेमोरीज भी खो दी है क्योंकि जंग कब की खत्म हो चुकी है। उस जंग को 15 साल हो चुके हैं और फादर उस जंग में मारे गए थे। तो ये सारी बातें ईथन को आखिर क्यों याद नहीं। एडिशनली वो ये भी बताती है कि उस जंग में उनकी फैमिली ने काफी कुछ खोया था, लेकिन आखिरकार उस मॉन्स्टर के साथ इन इंसानों ने हाथ मिलाकर निगोशिएशन से ये जंग खत्म कर दी। ये सुनकर ईथन का हाल बेहाल हो जाता है क्योंकि अगर उसे याद हो तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसा कि उसकी सिस्टर बार बार कह रही है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं बल्कि रियलिटी है, तो ये रियलिटी इतनी चेंज क्यों है। ये रियलिटी उसके पास्ट की रियलिटी से काफी ज्यादा चेंज है। तो क्या इसका मतलब ये कि वो मरा नहीं बल्कि दूसरी बॉडी में रिग्रेस होके आया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो ये वर्ल्ड इतने चेंज क्यों है। उसकी मेमोरीज के हिसाब से ये वर्ल्ड काफी अजीब तरह से चल रही है। और अब ईथन सर्वेंट्स के बारे में पूछता है कि सर्वेंट्स कहाँ है, सर्वेंट्स की जगह आप क्यों काम कर रही है, जिस पर उसकी सिस्टर हेसिटेट होके कहती है कि कोई भी नहीं है। एंड देन ईथन अब ट्रेजर के बारे में पूछता है कि फैमिली ट्रेजर कहाँ पर है क्योंकि उसे बेचकर वो अपनी कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का भी रियलिटी चेक करवाती हुई उसकी बहन से पता चलता है कि उनके पास कोई भी खर्च करने के लिए एक्सपेंसेस नहीं है और यही इनकी फैमिली के पास बचा है। ईथन को लग रहा था कि सिस्टर उससे किसी किस्म का मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं था। और अब ईथन के लिए भी ये काफी हैरान करने वाली थी। वो मर के दोबारा तो जिंदा हुआ है, लेकिन वो रियलिटी और ये वाली, इन दोनों के बीच आसमान और जमीन का अंतर है। ऊपर से यहाँ इस रियलिटी में
है उनकी फैमिली की हालत बहुत 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 ज्यादा खराब है। वो एक रॉयल फैमिली कहलाने के लायक ही नहीं बचे, क्योंकि अगर पिछली वाली आर्डन फैमिली की बात की जाए तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पूरे 7 नेशंस हैं और उन 7 नेशन में से एक नेशन का नाम हीड्रन नेशन होता है, जहाँ पर आर्डन फैमिली का राज चलता है। आर्डन फैमिली जो कि अपने तलवारबाजी के लिए मानी जाती है और ऊपर से उनका नेशन बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों को पूरी सहूलियत दी जाती है और ऊपर से आर्डन फैमिली काफी अमीर भी थी और कभी भी उन्होंने गरीबी फेस नहीं की। तो अपने पास्ट की लाइफ से डायरेक्ट एक ऐसे वर्ल्ड में रिग्रेस्ट होना जहाँ पर वही फैमिली तो है लेकिन काफी बदतर हालात में, तो इन सारी बातों को ईथन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है कि ये फैमिली कैसे हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इसकी क्या हालत है। ऊपर से उसे ये भी याद था कि ड्रैगन के साथ लास्ट बैटल में वो मर चुका था, लेकिन किस्मत ने तो उसके साथ काफी खिलवाड़ किया है, क्योंकि रिग्रेस्ट होकर उसे अपनी फैमिली तो मिल गई है, लेकिन इतनी गरीबी में वो कैसे रहेगा। और जैसे कि सिस्टर के बातों से ईथन को पता चला था कि उन लोगों की फैमिली ने काफी कुछ खोया है लेकिन किंगडम को बचाया है, तो क्या किंग ने उनको उनके किंगडम के बचाने के बदले कुछ दिया था या नहीं? क्योंकि सुनकर सिस्टर का जवाब हाँ में होता है और पता चलता है कि द 17th किंग ज़ेगमंड ने उनकी फैमिली को एक प्रोटेक्टर के तौर पर करार दिया है और एक हीरो की तरह हमारी फैमिली को सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें इम्यूनिटी भी मिली है। अब इम्यूनिटी क्या चीज है तो मैं बताता हूँ। जब भी हम कोई क्राइम करते हैं तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स का रूल होता है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ इम्यूनिटी हो तो आप किसी किस्म का क्राइम भी कर सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ, आप अपने देश को धोखा नहीं दे सकते, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाकी अगर आप किसी को मौत के घाट उतार भी देते हो तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। साथ ही साथ ईथन को ये भी पता चलता है कि इस वाली लाइफ का किंग पिछले वाली लाइफ से चेंज है और ये इम्यूनिटी की ऑफर ईथन के नजरों में इतनी बुरी ऑफर भी नहीं, लेकिन क्या उनकी फैमिली को बस यही इनाम के तौर पर मिला था क्या? तो मालूम होता है कि किंग ने इम्यूनिटी के अलावा उन लोगों को काफी ज्यादा गोल्ड से भी नवाजा था, लेकिन अभी के लिए फिलहाल फैमिली उनकी रखवाली कर रही है ताकि बाद में जरूरत आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी अभी तो इससे पहले ईथन की सिस्टर ने बोला था कि आर्डन फैमिली में सिर्फ यही लोग बचे हैं, तो आखिर ये किस फैमिली की बात कर रही है? तो पता चलता है कि ये एक सिनेट्स नामी 10 लोग होते हैं जो कि टेम्पररली आर्डन फैमिली पर राज कर रही है और पूरी अथॉरिटी इन सिनेट्स के साथ है। और मजीद ईथन को ये भी पता चलता है कि किंग ज़ेगमंड ने खुद इन 10 लोगों को आर्डन फैमिली पर टेम्पररी रूल करने की इजाजत दी है, क्योंकि किंग ज़ेगमंड को कहीं न कहीं ये फील हो रहा था कि छोटी उम्र होने की वजह से ये इम्यूनिटी का गलत इस्तेमाल न करते। इस बात से ईथन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि किंग ज़ेगमंड आर्डन फैमिली को बचाना चाहते थे, लेकिन अगली ओर उन्होंने खुद अपने हाथों से ही आर्डन फैमिली को डिस्ट्रॉय होने के लिए इजाजत दे दी। साथ में ईथन के पास्ट लाइफ में जो किंग था वो भी इम्पेकेबल था, लेकिन इस वाले किंग को देखने के बाद उस किंग के लिए ईथन के आंखों में इज्जत बढ़ गई। और सबसे चौंका देने वाली बात ये होती है कि इस आर्डन फैमिली का पैट्रियार्क तो ईथन ही बनेगा, लेकिन सेनेट्स ने इस मामले में भी अपनी दखल देकर इस ऑर्डर को भी पोस्टपोन्ड कर दिया है। सेनेट की इस हरकत का रीजन ईथन को समझ में आ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं सेनेट्स को डर लग रहा था कि ईथन उनकी जान ही ना ले ले, इसलिए तो वो हर एक पैतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ईथन को पैट्रियार्क बनने से रोक ले। और ईथन भी कहीं न कहीं इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर उसे पैट्रियार्क बनाया जाता वो तो कब का इन सेनेट्स को मौत के घाट उतार देता। बट इसका मतलब ये नहीं वो पैट्रियार्क नहीं बनना चाहता। अभी उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन उसे 20 ईयर्स ओल्ड होने में अभी भी 8 महीने रहते हैं। इसमें से जितना भी उससे हो सका तो वो तैयारी करेगा। इसी बीच ईथन की सिस्टर रोने लग जाती है, क्योंकि जिस तरह की फैमिली के हालात चल रहे हैं तो वो उसको खुद का कसूरवार मानती है। अगर वो थोड़ा सा भी हिम्मत जुटाती तो ईथन के लिए ये सब कुछ चीजें इतनी मुश्किल ना होती। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि आखिर क्यों वो इन हालात को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाए। तो स्टोरी पास्ट में चली जाती है जब ईथन 9 साल का था और उसे ये मालूम पड़ गया था कि अब उसके एंसेस्टर के साथ फैमिली विजन की स्किल भी जाने वाली है और फैमिली पैट्रियार्क फ्यूचर में वही बनेगा। तो खूब कड़ी मेहनत करने के बाद फैमिली विजन की स्किल उसने सीख ली थी, लेकिन जो ही उसने इस्तेमाल की तो माना रश की वजह से वो कोलैप्स कर गया और वो 10 सालों तक कोमे में रहा। इसमें उसकी सिस्टर की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि उस वक्त सिस्टर की एज भी 10 साल की थी और बाकी सिबलिंग्स सिर्फ शेल ऑफ डिसेंडेंट थे। तो इन बड़ी फैमिलीज के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाए। प्रेजेंट में आने के बाद वो अपनी सिस्टर को शांत करवाता है। पूरी गलती उसकी नहीं, बल्कि अगर कसूरवार है तो वो ईथन ही है, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को बीच में ही छोड़ दिया।
लेकिन ईथन की सिस्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता फैमिली के हालात कैसे हैं। उसे तो जस्ट ये खुशी हो रही है कि ईथन कोमे से दोबारा वापस निकल आया है। इसमें ही रात हो जाती है और सोने से पहले ईथन इन सब मैटर्स के बारे में सोच रहा था, क्योंकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। उसे ये पता नहीं कि वो दोबारा रिग्रेस्ट होकर यहाँ पर क्यों आया है और इसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि आज से उसे आगे क्या करना है। सबसे पहले इस 8 महीनों में उसे अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को वापस गेन करना होगा और इन लोगों को सबक सिखाना होगा जो कि फैमिली के कास्ट आउट होने के बाद एडवांटेज ले रहे हैं, और ये सिनेट्स जो कि उनकी फैमिली पर बिना किसी अथॉरिटी के इस तरह रूल करते जा रहे हैं। और वो ठान लेता है कि चाहे जोन सी भी फैमिली ही क्यों ना हो, वो अगर उसके रास्ते में कांटा बनेगी तो उसे भी साथ में डिस्ट्रॉय कर देगा। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ईथन की सिस्टर ईथन के लिए काफी प्यारा सा खाना भी बना चुकी थी, बस अब उसे बुलाने की बारी होती है। लेकिन जो ही वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स खड़े होते हैं जो कि गप्पे लगाते लगाते काफी जोर जोर से हंस रहे थे। ईथन की सिस्टर का मूड ऑफ हो जाता है और उनमें से एक जिसका नाम चैम्बरलाइन होता है उसके पास जाकर यहाँ उनकी फैमिली को अकेला छोड़कर वैकेंट करने का ऑर्डर देती है। लेकिन वो बंदा जो कि एक सर्वेंट है तो रॉयल्टी के इस मेंबर के सामने उसकी अकड़ कुछ ज्यादा ही होती है। वो तो साफ साफ ये कहकर कि ऊपर से ऑर्डर मिला है और वो ऊपर के ऑर्डर्स को ही मानता है, तो वो उसकी बात को नहीं सुनेगा। कोई सोल्यूशन ना नजर आते हुए वो सीधा अपने भाई को उठाने के लिए जाती है। किचन की ओर बढ़ता हुआ ईथन भी इन सर्वेंट्स को नोटिस करता है और कल की बात को रिमाइंड करवा के कि उनकी सिस्टर ने तो बोला था कि यहाँ पर उनके साथ सर्वेंट्स मौजूद नहीं, तो आखिर ये लोग कौन है। जिस पर सिस्टर से पता चलता है कि इन सर्वेंट्स को उनकी फैमिली ने हायर नहीं किया, बल्कि बाकी फैमिली सपोर्ट के लिए इन्हें यहाँ पर भेजी है। लेकिन ईथन के लिए अजीब बात ये होती है कि ये सपोर्ट के लिए आए हैं तो ये गप्पे क्यों मार रहे हैं। अगर इनकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं तो इनको वापस ही भेज देते हैं। लेकिन ईथन की सिस्टर ये कहती हुई कि क्या उसे लगता है कि उनकी सिस्टर ने ये ट्राई नहीं किया। ईथन समझ जाता है कि यहाँ पर ये भी अकड़ दिखाने लगे हैं। वो खाने से बीच में उठता हुआ और अपनी सिस्टर से इजाजत लेता हुआ कि वो इन लोगों के साथ आराम से अकेले में बात करना चाहता है तो वो जल्दी वापस आ जाएगा। सीन दोबारा से उस सर्वेंट कैम्बरलाइन पर जाता है जो कि बैठे बैठे हमें इस बात के बारे में बताता है कि इस फैमिली में जो भी यहाँ पर काम करता है तो पूरा दिन उसके मजे होते हैं और ऊपर से दुगना रिवॉर्ड भी उन लोगों को तनख्वाह के तौर में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से खबर ट्रांसफर करने का ही उनका सिर्फ काम है। पूरा दिन ऐश करो और आज की खबर अपर क्लास वालों को दे दो, बस यही काम करना, आखिर कौन छोड़ेगा। और अब जबकि एल्डेस्ट सन भी उठ चुके हैं तो इस खबर को देने के बाद उसे यकीन था कि अपर क्लास वाले उसे दुगनी अमाउंट देने को राजी हो जाएंगे, तो यहाँ से तो वो कभी भी नहीं जाना चाहता। लेकिन पीछे से कोई कैम्बरलाइन को आवाज देता हुआ जरा पीछे देखना, तो जो ही वो मुड़कर देखता है तो बंदे का चेहरा देखने से पहले उसके मुंह पर एक जोरदार का मुक्का पड़ता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। दर्द के मारे वो रियलाइज नहीं करता कि सामने तो एल्डेस्ट सन थे। उसे लग रहा था कि कोई और था तो वो उसे कमीना कह के बुलाता है, लेकिन बाद में रियलाइज करने के बाद कि गाली किसको दी है तो वो कपकपाने लगता है। वो ईथन को अपने करीब आने से मना करता है क्योंकि कैम्बरलाइन को पता चल चुका था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कि डूक के बड़े बेटे को इस तरह गाली देना, तो वो उसे एक हाथ से उठा लेता है। कैम्बरलाइन की अकल अभी भी टिकाने नहीं आती, वो खुद को अभी भी इन लोगों से सुपीरियर मानता है। क्योंकि देख, ईथन कहता है डूक के बड़े बेटे के सामने इतनी बकबक कर रहे हो, ऊपर से गाली देके सीना तान के तुम खुद को सुपीरियर भी समझ रहे हो, लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। उसके आंखों में भड़कती हुई आग को देखकर वो समझ जाता है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है। वो बाकी के सर्वेंट जो कि इन लोगों के सपोर्ट के लिए आए थे चिल्लाते हुए उनको मास्टर ईथन के सिस्टर की मदद करने का ऑर्डर देते हैं। वो भी जल्द से जल्द। जो ही कैम्बरलाइन ऑर्डर देता है वो चलने के बजाय भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी ईथन की इस साइड का शिकार बिल्कुल भी नहीं बनना। ईथन कैम्बरलाइन से काफी इंप्रेस होता है क्योंकि उसने डायरेक्ट से ही गलती पहचान ली और आगे से कैम्बरलाइन से यही एक्सपेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। कैम्बरलाइन जो कि अपना माथा पटक पटक के माफी मांग रहा था, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि वो ईथन के इस साइड का शिकार बने। और ऊपर से ये बात भी उसे पता चलती है कि इतनी पतली बॉडी में भी इतनी ताकत है और ऊपर से उसने माना का भी इस्तेमाल किया है, तो ये खबर तो उसे जल्द से जल्द बारोन कारगस के फैमिली के पास तो जरूर भेजनी ही पड़ेगी क्योंकि शेर दोबारा जाग चुका है। अगला सीन दोबारा ईथन पर पड़ता है क्योंकि कैम्बरलाइन को सबक सिखाने के बाद अपनी बॉडी के स्टेट को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि अगर उस माना बोल्स का माना वो एब्जॉर्ब ना करता तो वो कभी भी कैम्बरलाइन के सामने माना का इस्तेमाल नहीं कर पाता और ये उसके लिए काफी बेइज्जती की बात भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर दुश्मन कैम्बरलाइन नहीं बल्कि सिनेट्स है। सिनेट्स कैम्बरलाइन से ज्यादा ताकतवर है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए ईथन जी जान लगाएगा। लेकिन उससे पहले वो अपनी बॉडी की कंडीशन को भी चेक करने के लिए बैठ जाता है। जो है वो मेडिटेट करके अपनी बॉडी के अंदर देखता है तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। माना रश की वजह से माना उसकी बॉडी में हर एक पार्ट के तह तक पहुंच चुका था। ये एक एवरेज नाइट के लिए पॉइजन से कम नहीं, लेकिन उसके लिए ये एक अच्छी बात है। इससे एवरेज नाइट मर सकता था लेकिन कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट टैलेंट नहीं। और ऊपर से वो एक खुशखबरी को भी नोटिस करता है कि ये बॉडी पूरे 10 साल के लिए इनएक्टिव थी, यानी कि वो कोमे में 10 साल पड़ा हुआ था। तो ईथन ने
कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बॉडी 10 साल के बाद भी इतनी अच्छी कंडीशन में होगी। लेकिन जो रगे माना को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए मदद करती है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। सबसे पहले इनको ही ठीक करने का और रिपेयर करने का वो ठान लेता है और देखते ही देखते आधे घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद वो अपनी बॉडी में जितनी भी माइनर्स इंजरीज थी क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से उसे रोक रही थी, तो सक्सेसफुली ईथन के टैलेंट की मदद से वो काफी जल्दी इन्हें रिपेयर कर देता है। और अब बेस फाउंडेशन की बारी है। तो बेस फाउंडेशन क्या होता है? तो वो स्टेमिना ही है। फाइट में अगर वेपन्स के अलावा और कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है तो वो स्टेमिना ही है। अपनी वेन्स को दोबारा रिपेयर करने के बाद अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टेमिना को देना चाहता है और स्टेमिना देने की ट्रेनिंग वो शुरू करता है। इसी में ही सुबह से शाम हो जाती है। जितने भी सर्वेंट्स आर्डन फैमिली को सर्व कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक घबराहट सी होती है और वो इस बात को लेकर थी कि इतनी स्किनी बॉडी लेकर ये सुबह से शाम ट्रेनिंग ही करता आ रहा है। अगर एक मर्तबा ये फुली रिकवर कर ले तो ये और क्या क्या करेगा। एंड देन ईथन को अपनी ट्रेनिंग के बीच में ही पीछे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई सोल्जर उसकी बहन को पुकार रहा था, वो भी मिसिस मिसिस कहकर। जो है वो सोल्जर करीब आता है तो वो मिसिस के बारे में पूछता है कि मिसिस कहाँ पर है। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ईथन ये पूछता है कि वो आखिर कौन है और वो मिसिस से क्या चाहता है। तो वो भी ईथन को पहली मर्तबा देख रही है। वो बताने से हिचकिचाती है लेकिन फिर भी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि वो उसे बताने पर मजबूर करता है। पता चलता है कि ये ईथन के छोटे भाई का मसला था जिसका नाम मेयर होता है। वो दूर कहीं किसी बार में हंगामा मचा रहा था और अगर मेयर को कोई रोक सकता है तो वो मिसिस ही है। लेकिन आखिरकार वो सोल्जर ईथन से भी पूछ लेता है कि उसने कभी यहाँ पर ईथन को नहीं देखा तो वो आखिर है कौन। उसके जवाब को नजरअंदाज करके ईथन को इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो उसका छोटा भाई जो कि प्रोटीन, दूध और ट्रेनिंग के अलावा उसको कुछ सूझता नहीं था। हालांकि पार्टी के टाइम पर भी उसे सिर्फ प्रोटीन, दूध और ट्रेनिंग की पड़ी हुई थी। तो वो आखिर एक बार में इस तरह हंगामा क्यों मचाएगा। इस बात को एक्सेप्ट करना ईथन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो हांस को अपने साथ ले जाता है। हांस वही बंदा है जिसने ईथन से मुंह पर एक जोर का मुक्का खाया था। लोकेशन पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उस जगह का नाम गोल्डन पब होता है और साथ में हांस से ईथन को ये भी पता चलता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस तरह मीर हंगामा खड़ा कर रहा है। वो आजकल कुछ थग्स के साथ यहाँ पर आकर हंगामा रोज खड़ा करता है और अभी भी ईथन का छोटा भाई मेयर अंदर मौजूद होगा। और जब एंटर करने की बारी होती है तो वो अपने मन ही मन कहता है, मेरा वो छोटा भाई जिसको कड़ी मेहनत के अलावा और कुछ सूझता नहीं था, तो क्या वो इतना बदल चुका है। आखिर मेरे छोटे भाई मेयर तुम्हें क्या हुआ है? ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम इस तरह कुछ गुंडों के साथ यहाँ पर आकर रोज हंगामा खड़ा करते हो। सबसे पहले उसे मेयर नजर आता है जो कि गुस्से में टेबलें इधर उधर फेंक रहा था और शराब की जिद कर रहा था कि उसे और पीना है। अपने छोटे भाई की इस तरह फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर कि वो पहले से कितनी ज्यादा बदल चुकी है तो ईथन को भी काफी बड़ा झटका लगता है। और इसी बीच अगली ओर वही गुंडे ईथन को नजर आते हैं जिसकी वजह से उसका छोटा भाई मेयर इस तरह हालत में है। वो हंस रहे थे और यही बात ईथन को सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए तो गुस्से में आता हुआ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सीधा टेबल को गुस्से में ही तोड़ देता है ताकि सब लोगों का ध्यान उसकी ओर हो। एंड देन इसी बीच हम मेयर के एक बैक फ्लैश को भी देखते हैं जो कि हमें ईथन की मेमोरी से ही पता चलता है कि कैसे उसका छोटा भाई मेयर कितना डिपेंडेबल और रिलायबल था। लेकिन इस वाली रिग्रेस लाइफ में पता नहीं कि इसकी क्या मजबूरी रही होगी। और जब सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो मेयर जिसको टल्ली होके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन इतना तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने सामने अपने बड़े भाई को देख रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं होता अपने छोटे भाई की ओर दोबारा देखकर कि पहले ये कितना निडर और फियर्सफुल बंदा था, लेकिन अब देखो क्या अजीब सी शक्लें बना रहा है। तो ये बात ईथन को काफी ज्यादा चुभती है और प्रेशर पॉइंट पर मार के वो अपने छोटे भाई को सुला देता है। एंड देन अगली ओर हान को वही गुंडे दिख जाते हैं जिन्होंने यंगेस्ट मास्टर की ये हालत की है। हान जैसे ही ईथन को योर हाइनेस कह के बुलाता है तो उन गुंडों को समझ में आ जाता है कि ये बंदा कौन है और ऊपर से इस बंदे के साथ इम्यूनिटी है, तो खुद के लिए वो किसी किस्म की भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। वो झूठ बोलकर कि यंग मास्टर की उनको कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी तो वो शॉप में किसी के आने का वेट कर रहे थे। और अब जबकि उनके फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं तो वो इजाजत लेके यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन क्या वहाँ से जाना इतना आसान होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईथन के एक ही नजर से उस बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराते हुए वो ईथन से कहते हैं, योर हाइनेस अपने छोटे भाई को ये जरूर बताइएगा कि मुझे उसके साथ एक ड्रिंक पीने में काफी मजा आया और अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन सरेआम ये कहकर कि इजाजत तो वो देने वाले है ना, तो यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि
उन्होंने उसके छोटे भाई के साथ इस तरह काम करके काफी बुरा किया है, इसका बदला तो जरूर ही लेगा। देन एक बंदा आकर ईथन को रोकता है, साथ में ये कहकर कि माना रश की वजह से आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वैसे ही मार मत खाइएगा। बस यही बात कहने के लिए रह गई थी कि उसके चेहरे पर एक जोरदार घूसा पड़ता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। और दूसरा अटैक ईथन उसी बंदे पे करता है। ईथन के हाथों माना देखकर उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि ईथन तो 10 सालों के लिए कोमे में था, तो ये माना कैसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन खुद को दिलासा देकर कि इतने माना को तो वो काफी इजीली ही कंट्रोल कर लेगा, तो वो अटैक को ब्लॉक करने का ठान लेता है। लेकिन ये गलती करके ईथन उसके हाथों को तोड़ देता है। उसके हाथ बिल्कुल मैगी की तरह इधर उधर हो रहे थे और दर्द के मारे वो बंदा काफी तेज से चिल्लाता भी है। और अब बाकी लोग भी ईथन को टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि देख ईथन अब सब लोगों को टिकाने लगाने का ठान लेता है। और देखते ही देखते और हांस के सामने कुछ ही सेकंड्स में ईथन उन सब लोगों को टिकाने लगा देता है। और बाद में अपने भाई को ले जाता हुआ ईथन इस शॉप की रिपेयरमेंट और सब चीजों का काम हांस पर छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर वो 1 मिनट भी अब वेस्ट नहीं करना चाहता। इस गंदी जगह से वो अपने भाई को हमेशा के लिए ले जा रहा है। जिसके बाद स्टोरी एक अलग मोड़ ले लेती है। हम देखते हैं कि मेयर हमें एक सीक्रेट बताता है, क्योंकि आज तक उसने किसी को बताया भी नहीं। मेयर से पता चलता है कि जब वो छोटा था तो उनके पिता की जब वॉर में डेथ हो गई थी, तो कुछ दिनों के बाद उनकी माँ भी चल बसी। उस वक्त उसकी एज काफी छोटी थी, उसके लिए कोई फादर फिगर नहीं था कि वो उसके नक्शे कदम पर चले। अगर कोई था तो वो उसका बड़ा भाई ही है। ये कहकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे कल का पूरा इंसिडेंट कि उसने अपने भाई को देखा था तो वो एक ख्वाब लगता है। वो खुद को कोसता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो उसके फैमिली की शायद ये सिचुएशन कुछ बेटर होती। धड़ाम से दरवाजा खुलता है और सामने ईथन उसे नजर आता है। अपने बड़े भाई को देखकर मेयर की बोलती बंद हो जाती है और कंफर्म करवाने के लिए कि क्या वो सच में उसके सामने खड़े हैं, वो भी ईथन उसके लिए कंफर्म करवा देता है कि हाँ वो उठ चुका है। हक तब वो मेयर उसे डायरेक्ट जोर से गले लगाता है, यहाँ तक कि ईथन उस हक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ने का कहता है। यूं ही मेयर अपने बड़े भाई को छोड़ता है तो कहता है कि वो दोबारा से अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन उसका बड़ा भाई इतना भी सख्त मिजाज का नहीं है, वो जरूर अपने छोटे भाई के साथ एक ड्रिंक तो जरूर पिएगा, क्योंकि पूरे 10 सालों के बाद वो रियूनाइट जो हो रहे हैं। इसी बीच ईथन अपने दूसरे सिबलिंग टेरोन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जब भी अपने बहन से पूछता है तो बहन जवाब नहीं दे पाती, इसलिए लास्ट ऑप्शन मेयर ही है। मेयर हिचकिचाता हुआ कि टेरोन एक दूसरी फैमिली में चला गया है जिसके बारे में उनको भी नहीं पता। उसने जस्ट ये रीजन बता के फैमिली को छोड़ दिया था कि फैमिली की स्पेशल स्किल अब उसे कोई सिखाने वाला नहीं और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए इससे अच्छा वो किसी और फैमिली को ज्वाइन करके उनकी स्पेशल एबिलिटी सीख ले, क्योंकि उसके फादर और ग्रैंडफादर मर चुके हैं और बड़ा भाई जिसको सब कुछ याद है लेकिन वो कोमे में है, यहाँ पर रुकना अपना टाइम ही वेस्ट करना उसे लग रहा था। इस बात को सुनकर ईथन को झटका लगता है कि आखिर ऐसे कैसे उसका भाई टेरोन फैमिली को छोड़ के जा सकता है। लेकिन तब तक मेयर इसका जवाब दे पाए तो साइड से हान आ जाता है, जो कि कुछ जरूरी बात ईथन को बताना चाहता है। इतनी इम्पोर्टेंट बातों में हान का आना ये ईथन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सुनकर के कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता है तो वो जरूर अब ये एक्सपेक्ट करेगा तो उसका मूड हान की वजह से खराब ना हो जाए। जो चीज वो बताना चाहता था तो वो दरअसल रात की सफाई करते करते हान के हाथों कुछ पैसे लगे हैं और ईथन देखकर कि फैमिली को भी पैसों की जरूरत थी तो वो हांस को कुछ भी नहीं कहता और उल्टा शाबाशी देकर टिप भी देता है। ये जरूरी चीजें खरीदने के बाद बाकी तुम अपने साथ रख सकते हो। नाम मिलने पर हांस काफी खुश हो जाता है और जहाँ तक ईथन की बात हो रही है तो उसे हांस काम का बंदा लगता है, इसलिए तो वो इतने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और साथ में टेरोन का इस तरह अपनी फैमिली को बीच में छोड़कर चले जाना, ये बात ईथन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो अपने भाई टेरोन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली को दोबारा राइज करना है। मेयर को अपने पास बुलाकर वो उसकी बॉडी को चेकआउट करना चाहता है कि क्या वो अभी भी एक नाइट बनने के लायक बन सकता है या नहीं, क्योंकि शराब पीने की वजह से बॉडी बहुत खराब हो जाती है और कुछ लोग जिंदगी भर बस बेकार इंसानों की तरह पड़े रहते हैं। चेकआउट करने के बाद पता चलता है कि मेयर की बॉडी इतनी खराब भी नहीं हुई और अगर वो कल से ट्रेनिंग शुरू कर दे तो वो नाइट बन सकता है। लेकिन मेयर क्यूरियस होके कहता है नाइट बनने की ट्रेनिंग कौन देगा, जिस पर ईथन कहता है कि मैं दूंगा, क्योंकि अभी के लिए सारे सीक्रेट्स ईथन के पास हैं और टाइम हाथ से नहीं निकला। मेयर की एज अब 15 साल है, वो थोड़ा सा तो देर से शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी ईथन की प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद वो नाइट बन सकता है और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि इस रिग्रेस्ड लाइफ में इस फैमिली के सीक्रेट्स सिर्फ ईथन के पास ही हैं। अगर वो यहाँ पर ना आता तो ये फैमिली कब की खत्म हो जाती। ईथन मेयर को 2 ऑप्शन देता है कि वो ऑफेंस और डिफेंस में कौन सा नाइट बनना चाहता है, जिसमें मेयर अपने लिए डिफेंस को चुनता है, जिस पर ईथन कहता है कि डिफेंस का नाइट बनना तो इसके लिए तुम्हें काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेयर भी ईथन का छोटा भाई है और आर्डन फैमिली से है और मेहनत उनकी रगों में दौड़ता है, तो वो डरता नहीं और कहता है कि वो डिफेंस नाइट ही बनेगा।
जाएगा। जवाब मिलने पर वो हांस से सब चीजों की प्रिपरेशन करने का कहता है, क्योंकि अब बस और टाइम उसे वेस्ट नहीं करना। जिसके बाद अगला सीन बारोन कार्गस के हेड पर पड़ता है, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर हर्नीस फैमिली के लिए एक चिट्ठी लिख रहे थे। अपने बटलर को बुला के वो हर्नीस फैमिली तक इस चिट्ठी को पहुंचाने का उसे हुक्म देते हैं। इस चिट्ठी में उसने यानी कि कार्गस ने सारी कोलैटरल फैमिली के लिए एक वार्निंग दी है कि जो तूफान अब तक थम गया था वो पहले से ज्यादा ताकतवर होके आया है। जिस तूफान की कार्गस बात कर रहा है तो वो ईथन ही है। ईथन की दोबारा उठने की खबर काफी जल्द ही उन तक पहुंच जाती है, इसलिए तो ये खबर आगे पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इनमें सबकी भलाई है। इसी बीच हमारा अगला सीन ट्रेनिंग पर पड़ता है, जहाँ पर ईथन अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग दे रहा था और ट्रेनिंग में वो बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो वो अपने छोटे भाई पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और इसी वजह से वो उस पर बहुत भारी पड़ रहा था और फाइट के रिजल्ट में मियर बहुत बुरी तरह से हार जाता है। ईथन अपने भाई को ये कहकर कि स्वॉर्डमैनशिप में बंदा सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं लगाता बल्कि बहुत सारे स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है, और एज अ डिफेंस नाइट तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के हर एक अटैक को प्रिडिक्ट करके उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, वरना रियल फाइट में तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होगा। और अब अगर तुम समझ गए हो तो चलो अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। एंड देन दूर कहीं हम हांस को देखते हैं, जो कि दोनों भाइयों की ट्रेनिंग पर नजर रख के हुआ था, और उसके पर्सपेक्टिव से वो आर्डन फैमिली को बहुत अजीब बोलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो तुम्हें पिटना होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ईथन अपने छोटे भाई से कितना प्यार करता है, लेकिन उसे गधों की तरह मारते जा रहा है। और इसलिए इस अजीब फैमिली में सरवाइव करने के लिए उसे आर्डन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नफरत करे या फिर प्यार, मार तो दोनों तरफ से ही मिलेगी। और खासकर हांस तो मिसिस जो कि उसके साइड खड़ी थी उससे तो बहुत दूरी रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ से तो उसकी मार खाने की हिस्ट्री शुरू हुई थी। एंड देन तभी हम सुनते हैं कि मिसिस को ईथन के उठने का काफी फायदा हुआ है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन ईथन के उठने के बाद कुछ दिनों में ही सर्वेंट्स भी काम करना शुरू कर दिए हैं और उसका छोटा भाई भी मेहनत करने लगा है। लेकिन क्यूरियस होके आखिरकार वो हांस से उस कन्वर्सेशन के बारे में पूछना चाहती है, जो कि ईथन ने सुबह का नाश्ता करते वक्त अपनी बहन से बोलकर इन सर्वेंट्स को समझाने के लिए चला गया था, क्योंकि मिसिस को तो लग रहा था कि ईथन ने इन सारे सर्वेंट्स को समझाया है, लेकिन रियलिटी तो हांस को ही पता है और बाकी सर्वेंट्स को। हांस को ये पता नहीं होता कि उसकी बहन को इस मार पिटाई के बारे में पता नहीं होता, इसलिए जो ही वो कन्वर्सेशन का नाम सुनता है तो उसका होश उड़ जाता है। और उसके लिए ये बात कंफर्म हो गई थी कि आर्डन फैमिली बहुत बहुत ज्यादा अजीब है। और साइड खड़ी मिसिस जो कि अब तक हांस के जवाब का वेट कर रही थी, तो आखिरकार हांस बात को बदल ही देता है, क्योंकि उसे खुद के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना और पता नहीं कहां से लेकिन जादू करके वो कुकीज निकालता है और कुकीज को मिसिस के हवाले करके ये वो उन्हीं के लिए लेकर आया है कि आज की कुकीज कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है, वो ये जरूर खा सकती है और मौसम भी काफी सुहाना है। तो बाद में बाकी आर्डन फैमिली के साथ टी टाइम कैसा रहेगा मिसिस एग्रीड हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि हांस कुछ तो छिपा रहा है और उसने बात को ही बदल डाला। लेकिन कुकीज खाने के बाद वो भूल जाती है कि हांस से कुछ पूछना भी था, क्योंकि वो खाकर कहती है ओह वाकई में ये काफी डिलीशियस है। इसी बीच सीन दोबारा हांस पर शिफ्ट होता है। हमारे हांस ने खुद को एक डार्क रूम में बंद किया होता है, लेकिन वहाँ पर उसके सामने एक क्रिस्टल ऑर्ब और कुछ छोटा सा पिल अपने सामने रखा होता है। वो उसके लिए काफी ज्यादा कॉशियस होता है, क्योंकि एक पिल उसकी पूरी मंथ की सैलरी के बराबर है और इस प्रोसेस में वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता। प्रोसेस सक्सेसफुल होने के बाद हम देखते हैं कि वो अभी तक कार्गस के साथ कांटेक्ट में था। वो कार्गस को आजकल की कुछ रिपोर्टें दे रहा था और कार्गस तभी तो टाइम पर अपने ये लेटर्स बाकी फैमिलीज को भेज दिए थे, क्योंकि हांस से उसे लेटेस्ट खबर जो मिल रही है। और आज की रिपोर्टें देने के बाद कि ईथन अपने छोटे भाई को भी ट्रेनिंग दे रहा है, तो इससे कार्गस काफी इम्प्रेस हो जाता है कि बेटा बिल्कुल बाप पे गया है। और इसी तरह ही बढ़िया न्यूज वो अपनी एल्डर्स की मीटिंग तक सुनना चाहता है। तो हांस से वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हांस अपनी मजबूरी को सामने लाकर मास्टर ईथन काफी ज्यादा सख्त है, इसलिए रिपोर्ट देना उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, तो दोबारा रिपोर्ट देने में टाइम लग सकता है। लेकिन कार्गस ये कहकर कि अभी भी एल्डर मीटिंग में बहुत टाइम रहता है और एल्डर मीटिंग में अपर हैंड उनके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो इसकी उसे कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सेपरेट में हांस को कुछ पैसे देने का भी वादा करता है और ये कहकर वो अपनी कॉल को काट देते हैं। और कॉल काटने पर हम हांस के रियल इंटेंशंस को देखते हैं। हमारे हान ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि वो कार्गस के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहता है या फिर मास्टर ईथन के साइड। वो जस्ट मौके आने का इंतजार कर रहा है कि जो जीतेगा उसी की ही वो साइड लेगा। और अगर इसी प्रोसेस के बीच उसे मुनाफा होता है, चाहे वो एक साइड से हो या
फिर दोनों साइड से, तो वो दोनों के लिए काम करना चाहता है। अभी पीछे से कोई दरवाजा खटखटाता है, जिससे हमारा हान बहुत डर जाता है। पता चलता है कि कोई और सर्वेंट उसे इन्फॉर्म कर रहा था कि दोनों डूक ने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर दी है। इस पर हान जवाब देता हुआ कि एक टॉवल और कोल्ड शावर साथ में कुछ टी का बंदोबस्त कर लीजिए। हांस खुद भी इस बात को एडमिट करता है, तो उसे ईथन से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए अभी के लिए तो वो जितना भी उससे दूर रहे और उसके नजरों में ना आए तो उतना अच्छा होगा। इसी में ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोबारा सीन ईथन और मियर के ट्रेनिंग पर पड़ता है और हम देखते हैं कि ईथन अपने छोटे भाई के प्रोसेस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन उसके फाइटिंग स्टाइल के साथ उसका छोटा भाई अडेप्ट कर रहा है। इसलिए वो फाइनल ब्लो जिसको मियर आज तक ब्लॉक नहीं कर पाया, तो वो दोबारा करने का इरादा करता है। मियर समझ जाता है कि ये तो वही फाइनल ब्लो है, इसलिए वो इस बारी पूरी कोशिश करेगा कि वो इसे सक्सेसफुली ब्लॉक करे। तो अटैक लैंड करने के बाद जब रिजल्ट्स पर हम देखते हैं तो मियर ने सक्सेसफुली उस फाइनल ब्लो को ब्लॉक कर लिया था। वो खुशी से झूम उठता है और कहता है कि वो तो प्रोफेशनल बन चुका है, लेकिन अपने भाई से सिर पर एक हिट खाता हुआ कि इसमें बहुत टाइम रहता है और अभी के लिए तो उसने सिर्फ बेसिक अटैक को ही ब्लॉक किया था। तो खुशी में ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके नेचुरल एबिलिटीज से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। ईथन को यकीन था कि अगर वो इसी तरह ही ट्रेनिंग करता रहा तो वो बहुत जल्द एक ऑफिशियल नाइट को भी टक्कर दे सकता है। अभी अचानक से पीछे हांस आ जाता है, जिन्होंने ट्रेनिंग के रिसेस के लिए सब कुछ चीजें प्रिपेयर रखी थी। वो टॉवल देके ईथन को मस्का भी लगाता है। उनका चेहरा पहले से और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। डाइनिंग टेबल पर उन लोगों को ले जाता हुआ हांस आखिरकार अपना मुंह खोल के इस बात को खुद एडमिट करता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले वो कारगस के साथ बात कर रहा था। इंटेंशंस के बारे में भी बताता है कि कारगस उससे क्या चाहता है। तो ईथन पूछता है कि हांस ने फिर क्या जवाब दिया, इस पर हांस झूठ बोलता हुआ, मास्टर मैंने उसे बोला कि तेरी तो मैं तुम्हारा लॉयल कुत्ता नहीं, अब मैं मास्टर ईथन को सर्व करता हूँ, इसलिए दोबारा कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। गालियां मेरे बस मुंह से निकलने ही वाली थी, लेकिन आपने मुझे ऐसी आदतें नहीं सिखाई। ईथन समझ चुका था कि हांस झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और कहता है परवरिश काहे की परवरिश, तेरी की इस बंदे को ठीक तरीके से झूठ भी बोलना नहीं आता। लेकिन एडिशनली हान ईथन से कुछ भी नहीं छुपाता, यहाँ तक कि बारोन के इनाम में दिए हुए पैसों के बारे में भी बताता है कि काम के बदले वो पैसा दे रहा है। और खुले दिल वो ईथन से कहते हैं मास्टर को जिस चीज की भी जरूरत हो तो वो बारोन के पैसों से खरीद सकते हैं। इससे ईथन समझ जाता है वैसे पैसों की उसको खुद भी जरूरत थी, लेकिन वो इसके इरादों को भी समझ चुका है कि ये बीच में रुककर विनर की साइड ही लेगा, इसलिए तो दोनों तरफ हाथ और पैर मारते जा रहा है। लेकिन अगर इसे यही चाहिए कि ये एक विनर की साइड ले, मैं ये जरूर साबित करूंगा। पेन और पेपर मांगने के बाद उस पर कुछ चीजें लिखकर इनका बंदोबस्त करने के लिए कहता है। और अगेन वही बात, ये जितने भी वो पैसे दे रहा है तो उसका जितना भी रिमाइंडर होगा तो वो हांस का ही है। इससे हान काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाता है और भागता हुआ हान जल्द से जल्द इस काम को निपटाने का जिम्मा लेता हुआ चला जाता है। एंड देन हान के जाने के बाद वो फैमिली विजन टेक्निक के बारे में मियर से पूछता है कि उसे इसके बारे में कितना पता है। मियर को खक भी पता नहीं होता, न ही उसकी सिस्टर और टेरोन को भी। मियर को सिर्फ इतना पता है कि बड़े भाई ईथन को ही इस फैमिली विजन की टेक्निक के बारे में सब कुछ पता है। अब ईथन सीरियस होके कि आर्डन का विजन बहुत लोगों से अलग है, इसलिए तुम्हें जी जान लगानी पड़ेगी। फैमिली के ग्लोरी को वापस लाने के लिए तुम्हें सबसे पहले नाइट बनना होगा और ग्लोरी लाने का काम मैं तुम्हारे जिम्मे छोड़ता हूँ, लेकिन उसके लिए तैयार करना ये मेरा काम है। बाकी लोगों को फैमिली विजन की टेक्निक नहीं आती, लेकिन मुझे अच्छी तरह से आती है। मैं तुम्हें खुद फैमिली टेक्निक सिखाऊंगा। तो मियर ये बताना, क्या तुम तैयार हो कि इतना माना जो तुमने आज तक स्टोर किया है तुम उसे अपनी फैमिली विजन के लिए अबेंडन करना चाहोगे? क्योंकि जुन मेयर को बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये बातें उसका बड़ा भाई कह रहा है और इसमें उसका और उसकी फैमिली को ही फायदा होगा। वो बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो जाता है, जो कि उसका बड़ा भाई उससे करवाने वाला है। एंड देन हमारा सीन एक अजीब सा मोड़ ले लेता है। हम देखते एक भागते हुए बंदे को जो कि बहुत जोर जोर से सर विल्टन नामी बंदे के दरवाजे को बहुत जोर जोर से खटखटाता है। उसके पीछे का रीजन यंग लॉर्ड मियर ही है, क्योंकि वो रेड स्कॉर्पियन के डेन में आकर हंगामा मचा रहे थे। विल्टन कंफ्यूजन में उठता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यंग लॉर्ड मियर कुछ ऐसा भी करेंगे, लेकिन रीजन जानने के लिए वो बहुत उतावला होता है। इसी बीच 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात के टाइम ईथन और उसका छोटा भाई मियर अभी तक ट्रेनिंग कर रहे थे। ये वही दिन था जिस दिन की शाम पर ईथन ने मियर से ये बोला था कि क्या वो उन सारे मानव को अबेंडन करने के लिए तैयार है, जिसको मियर उस टाइम तो नहीं समझ पाया, लेकिन अब ट्रेनिंग में वो समझ चुका है। बड़े भाई उसे क्या करवाना चाहते हैं। ईथन मियर को लोटस शेप में बैठने का बोलता है, इससे वो काफी स्ट्रॉन्गली मेडिटेट कर पाएगा और रिजल्ट में वो सफल भी रहेगा। वो उसे बताता है कि इस ट्रेनिंग में जितना
जितना भी माना उसने आज तक कलेक्ट किया है उसे अपनी बॉडी से निकाल कर आसान लफ्जों में अबेंडन करके उसे द ब्लैक फ्लेम इनहेरेंट करनी होगी। और अब ये ब्लैक फ्लेम क्या होती है ये हमें ईथन ही बताता है। ब्लैक फ्लेम आर्डन फैमिली का खुद का माना होता है और यही इनकी स्पेशलिटी है। यही तो बाकी फैमिलीज के मुकाबले में इन लोगों को स्ट्रॉन्गर और तलवारबाजी में बाकी फैमिली से तगड़ा बनाती है। और ब्लैक फ्लेम को इनहेरिट करने का सबसे बेसिक तरीका ब्लैक फ्लेम ब्रीथिंग होती है। ऐसी ब्रीथिंग टेक्निक जिससे वो अपने पुराने माना को अबेंडन करके ब्लैक फ्लेम को इनहेरिट करेगा। डिटेल सुनने के बाद कि उसे आगे क्या करना है तो वो मेडिटेट करना शुरू करता है, जिसमें मेयर को एक ही टाइम पर पुराने माना को अबेंडन करना और उसी टाइम पर ब्लैक फ्लेम को इनहेरिट करना होगा। मुश्किल होगा लेकिन धीरे से, चाहे जितना टाइम भी लगे, लेकिन उसे ये पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि आर्डन फैमिली के डिसेंडेंट होने के नाते ये ब्रीथिंग टेक्निक एक बेसिक है। रात से आखिरकार सुबह हो जाती है। मेयर इस प्रोसेस में सफल हो जाता है। उसकी बॉडी के आर पार हम उस फ्लेम को देख सकते हैं। यही आर्डन फैमिली का खुद का माना होता है और अभी के लिए मेयर उसे ठीक तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ट्रेनिंग करने से ये स्टेबल हो जाएगा। जाता हुआ ईथन मेयर को आज जितना चाहे रेस्ट करने का बोलता है क्योंकि कल उसे मेयर को अपने साथ कहीं पर लेकर जाना है, तो इसलिए रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेयर क्यूरियस होता है लेकिन वो अपने बड़े भाई से सवाल नहीं करता। इसी में ही अगला दिन आ भी जाता है। हांस ने उन लोगों का पता लगा लिया था। ये लोग रेड स्कॉर्पियन नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही यंग मास्टर मेयर को बिगाड़ने की कोशिश की थी और एडिशनली हांस को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर इनका ये जो बॉस है तो वो भी माना इस्तेमाल करना जानता है। ईथन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो तो डायरेक्ट ईथन को हल्ला बोल करने का कहता है। धड़ाम से मेयर दरवाजा खोलता हुआ उन लोगों का अटेंशन अपनी ओर करता है। जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे तो वो यंग लॉर्ड मेयर को जानते हैं और उनकी अजीब बातों को सुनकर वो यहाँ पर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आया है। तो वो उसे एक प्रैंक समझते हैं, लेकिन एक को एक जोर का चमाट देता हुआ बाकी लोग खुद ब खुद समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये सीरियसली अपना बदला लेने के लिए आया है। अब ये सब कुछ ईथन ने क्यों किया तो ये ईथन से ही हमें पता चलता है। वो ये सब कुछ इसलिए करना चाहता था क्योंकि आजकल वो ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही बेटर कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो कि उसकी पोटेंशियल को रोक रही है। वो यही लोग थे और यही गिल्ट जो कि मेयर फील कर रहा था कि उसने एक किस्म से अपनी फैमिली को धोखा दिया है, वो भी इन गुंडों का दोस्त बनकर। इसलिए तो मेयर की ट्रू पोटेंशियल को जगाने के लिए वो यहाँ पर उसे लाया है। ये थोड़ा सा तो रिस्की है, लेकिन जो भी कैजुअलिटीज सामने फेस करनी पड़ेगी तो उसको ईथन खुद हैंडल करने का ठान लेता है। लेकिन तभी एक बंदा रियल वाली सोर्ड लेकर यंग लॉर्ड मेयर पर हल्ला बोल देता है। उसको किसी वजह से मेयर डॉज नहीं करता और सीधा हेड ऑन खाता है, क्योंकि देखकर ईथन को तो कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो तो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर मेयर को शाबाशी देता है। अब इसके पीछे भी एक रीजन होता है। पता चलता है कि शाबाशी उसे इसलिए दी जा रही थी क्योंकि जिस पॉइंट पर मेयर खड़ा है तो वो उसका एडवांटेज वाला पॉइंट है। अगर वो गलती से भी इस अटैक को डॉज करता तो वो अपने एडवांटेज वाले पॉइंट से हट जाता और कैजुअलिटीज इससे ज्यादा होती। अपनी बॉडी का एक पार्ट सेक्रीफाइस करके उसने अपना एडवांटेज पॉइंट बचा लिया। तो इस जजमेंट को देखकर ईथन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो हान से भी पूछता है कि उसका भाई कैसा कर रहा है। तो हान मुंह पे बोलता हुआ कि बहुत खूब, लेकिन अंदर ही अंदर वो इसी बात को दोहराया जा रहा था। बाप रे क्या सख्त लोंडा है, अपने छोटे भाई को इस तरह घायल होता देखकर अभी भी शाबाशी दे रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं इसको सर्व करूंगा, लेकिन इस जैसा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। एंड देन अचानक से वहाँ पर उसी वेल्डन नामी बंदे की एंट्री होती है, जो कि आते ही चिल्लाता हुआ सब लोगों को रोक देता है और वो सरेआम सब लोगों के सामने लॉर्ड मेयर को धमकी देकर कि इसका हर जाना तो उसे भरना पड़ेगा तो दे देता है। विल्डन इस बात को नोटिस ही नहीं कर पाता कि लॉर्ड मेयर अकेला नहीं, उसके साथ अपना बड़ा भाई भी आया है। तो रियलाइज करने के बाद कि ये बंदा वही है जिसने उसके छोटे भाई के हाथों को ही तोड़ दिया था, तो इस बात को वो ईथन से कंफर्म भी करवाता है। हाँ भाइयों, विल्डन उसी बंदे का भाई है जिसने ईथन के साथ बार में फाइट करना चाहिए, लेकिन ईथन ने उसके हाथों को ही मैगी बना डाला। विल्डन बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन अभी के लिए उसे पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ऊपर से ईथन भी बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है, इसलिए वो सबसे पहले इस खबर को बारोन कारगस तक पहुंचाना चाहता है। अच्छा, तो एक न्यू बात भी पता चली है, विल्डन भी बारोन कारगस के लिए ही काम करता है। विल्डन ये कहकर कि इस फाइट में रेड स्कॉर्पियन को कुछ ज्यादा ही नुकसान उठाना पड़ा है, वो इस मैटर को यानी कि अपने छोटे भाई के मैटर्स को बड़े भाई की मदद से ही सॉर्ट आउट करना चाहता है। ईथन को उसकी बात पर हंसी आती है, क्योंकि विल्डन किसी रॉयल फैमिली से नहीं, वो तो जस्ट एक गुंडा है। एक गुंडा रॉयल फैमिली के एक लॉर्ड को खराब करेगा और ऊपर से अच्छा बनने की भी कोशिश करेगा, तो ना बाबा ना। वो विल्डन के पास जाता हुआ अपने भाई को कहता है कि रुकना नहीं, इन कचरों को तो साफ ही करके जाना है और सबक भी सिखाना है कि रॉयल फैमिली के साथ, वो भी आर्डन की फैमिली के साथ, तो इसका अंजाम क्या होगा तो ये तो आज आर्डन फैमिली के डिसेंडेंट ही सिखाएंगे। विल्डन फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मजबूर हो तो वो जरूर अटैक भी करेगा। इससे ईथन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और
वो भी अपने ब्लैक फ्लेम की एनर्जी को बाहर निकालता हुआ उसे चैलेंज देता है कि जो वो उखाड़ सकता है तो वो उखाड़ ले। आर्डन फैमिली की माना बाकी मानत से काफी चेंज होती है और वो इस बात को तुरंत से ही नोटिस कर लेता है और जितने भी रूमर्स आर्डन फैमिली के माना के बारे में उसने सुने थे तो वो खुद आज अपनी आंखों से उसे विटनेस कर रहा है, लेकिन खुद को दिलासा देता हुआ कि चाहे ये रॉयल फैमिली का माना हो या फिर किसी भी बकवास तरीके का माना हो, लेकिन ये माइटी विल्डन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो भी अपनी माना को रिलीज करता है, लेकिन ये उसकी खुद की माना नहीं होती और ये बात हमें ईथन से ही पता चलती है। वो अटैक बस लैंड करने ही वाला था और साथ में ये कहकर के वो इस एक्ट को फिर बाद में रिग्रेट ना करे, तो ये कहकर वो ईथन पर हल्ला बोल देता है, लेकिन रिग्रेट वो भी ईथन को उल्टा उसके ही अटैक को डोज करके कहता है कि तुम ही ना रिग्रेट कर दो। वो बहुत सारे पंचेस एक ही सेकंड में उस पर लैंड करके उसे देखते ही देखते नॉकआउट कर देता है और उसमें फाइट करने की हिम्मत भी नहीं बचती। एंड देन इस बात को कंफर्म करवाने के लिए कि उसने ये टेक्निक और ये माना कहाँ से सीखी है, सीखी नहीं बल्कि कहाँ से चुराई है, तो वो विल्डन से पूछता है। विल्डन पहले में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब ईथन उसे गिरबान से पकड़ लेता है कि वो खुद उगलवाएगा, वो जोर जोर से कारगस डूक के बारे में उसे वो सारी बातें बता देता है कि टेक्निक से लेकर हर एक चीज तक कारगस फैमिली से ही उसे ऑर्डर मिला है और ये टेक्निक उन्होंने ही सिखाई है। एंड देन सीन हमारा पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर विल्डन और कारगस के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पर कारगस ने खुद विल्डन को पर्सनली बुलाया था और उससे ये कहा था कि वो यंग लॉर्ड मियर को पूरी तरह से बिगाड़ दे। विल्डन करने को तो राजी हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो जल्दी प्रोसेस चाहता है तो वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कारगस सस्पिशन नहीं बढ़ाना चाहता, इससे दोनों को खतरा हो सकता है, तो पूरे 3 साल उसे टाइम देता है कि इन 3 सालों में उसे लॉर्ड मियर को बिगाड़ना पड़ेगा। टाइम अच्छा खासा होता है, लेकिन हर एक काम के बदले कुछ दिया जाता है। कारगस ने इस चीज का पहले से ही बंदोबस्त कर लिया था। वो विल्डन को एक स्क्रोल देता है और वो कोई आम स्क्रोल नहीं होता। ये बात हमें विल्डन खुद ही बताता है, क्योंकि जो स्क्रोल कारगस ने दिया है तो वो उनकी फैमिली की यानी कि रॉयल फैमिली की ब्रीदिंग टेक्निक्स थे। और चाहे विल्डन जितना भी चेकआउट करे, लेकिन ये सच में बारोन कारगस की ब्रीदिंग टेक्निक्स थे और इसी एक स्क्रोल की मदद से कारगस विल्डन को अपने अंडर ले लेता है। वो आगे भी फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक्स देगा, क्योंकि आज के बाद वो फ्यूचर में विल्डन का इस्तेमाल करेंगे। जब सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो पता चलता है कि ये सारी चीजें ईथन एक मैजिकल क्रिस्टल में देख रहा था, जो कि एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। इस सिनेरियो पर ईथन को हंसी आती है, क्योंकि विल्डन की एक्टिंग को देखने के बाद कोई भी इस पर यकीन कर ले कि ये वाकई सच्चे दिल से कारगस को सर्व कर रहा है। लेकिन इसने ये रिकॉर्ड क्यों किया, तो इसका ये मतलब कि ये कारगस पर पूरी तरह से यकीन नहीं करता। इसी बीच हांस की भी एंट्री होती है और वो नीचे से खबर लेकर आया है कि नीचे रेड स्कॉर्पियन डैन के जितने भी बंदे थे तो उन सारों को यंग लॉर्ड मियर ने ठिकाने लगा दिया है। जब ईथन लीडर का पूछता है यानी कि विल्डन का, तो हांस से पता चलता है कि यंग लॉर्ड मियर ने उसको भी बांध लिया है। लेकिन अगर ईथन को पूछताछ करनी हो तो क्या वो उसको यहाँ पर ले आए। इस काम को करने से ईथन मना करता है, क्योंकि जो उसको चाहिए था तो वो उसके हाथों लग चुका है। इस मैजिकल ऑर्ब में इतना तो एविडेंस है जिससे उसका काम जरूरत से ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा विल्डन के साथ एक एग्रीमेंट करने के बाद वो डायरेक्ट एक आर्डन फैमिली के डिसेंडेंट को मारना चाहता था और बिगाड़ना भी चाहता था, जिसमें वो काफी सारे क्राइम्स यानी कि ड्रग्स, मर्डर्स और सब कुछ करने के लिए तैयार था। तो इन सब चीजों का एविडेंस लेकर वो बारोन कारगस का काम तमाम कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी वो काफी वीक है। अगर ईथन को कदम लेना है तो सोच समझकर और संभल कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बंदे से नहीं बल्कि टोटल 10 बंदों से उसकी लड़ाई हो रही है। और इन 10 से 10 लोगों के साथ अपने अपने रॉयल नाइट्स हैं, जो कि हाई रैंकिंग के भी हो सकते हैं। और जहाँ तक वो अपनी करंट कंडीशन की बात करे तो ईथन ने फ्लेम को अभी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं किया। उसने जस्ट अपनी हाथ की रगों में उसे एब्जॉर्ब किया है और जगह दी है। अभी बॉडी का हर एक पार्ट बाकी है और आखिर में ये पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा इन 10 कोलैटरल फैमिली से लड़ने के लिए। और सबसे पहले जो उसका शिकार बनेगा तो वो बारोन कारगस ही होगा। ईथन हान से इस मैजिकल ऑर्ब को किसी जगह पर जो कि सेफ हो और इस चीज को खतरा ना हो तो वहाँ पर सेव करे, और इसके बदले जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ है तो इसको वो ले सकता है। इससे हांस को बहुत मोटिवेशन मिलती है। मगर एक और कंडीशन भी थी, क्योंकि ईथन एक सीरियस सा फेस बना के कहता है अगर जिंदा रहना है तो इस मैजिकल
ऑर्ब के अंदर जो चीजें और जो बातें तुमने देखी तो उसको भूल जाना, वरना इस एविडेंस से तुम मर भी सकते हो और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद हमारा सीन कट होकर दोबारा बारोन कारगस पर पड़ता है। बारोन कारगस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसकी फंडिंग लाइन जिसका जिम्मा उसने रेड स्कॉर्पियन वाले वेल्डन के हाथों दिया था तो वो पकड़ा जा चुका है, और उसके पकड़ जाने के पीछे और कोई नहीं बल्कि ईथन ही था। बारोन कारगस अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तो यहाँ तक ईथन को असैसिनेट करने का सोच रहा था, क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी जो है वो चाहे जो भी करे, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स उसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता तो वो उसे असैसिनेट कर देगा। लेकिन इसमें भी उसे कुछ मसला बन सकता है कि अगर उसके टेरिटरी में और लैंड में इसको कोई मार देता है तो बाकी जो 10 कोलैटरल फैमिली है, तो जितने भी आज तक उन्होंने बुरे कांड किए हैं, तो वो एक एक करके सामने आ जाएंगे और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बारोन कारगस के शोल्डर्स पर आ जाएगी। इसलिए वो पूरा 2 महीना इसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि 2 महीनों के बाद एल्डर मीटिंग है और उसमें जरूर बारोन कारगस को एक चांस तो मिलेगा ही मिलेगा। बारोन यही सोच रहे थे कि सामने से उसका बटलर आके उसे हंस की तरफ से एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी को पढ़कर बारोन का गुस्सा और भी ज्यादा पीक तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो प्राइस उसने बताया था जो कि वो खुद के लिए यानी कि इन्फॉर्मेशन के बदले लेगा, तो वो 100 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। वो जरूरत से और पहले से कुछ ज्यादा मांग रहा था, लेकिन बारोन कारगस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शक तो उसका बढ़ चुका है, इसलिए वो बटलर से ये भी कहते हैं कि इस कमीने का पता लगाओ कि ये मेरे साइड है या फिर उसके साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई छोटा सा बंदा मेरे साथ खिलवाड़ करे। एंड देन इसी में ही 3 दिन गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि आर्डन फैमिली हाउस की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उसको रेनोवेट भी करवाया जा रहा था। घर के अंदर सीन जाने के बाद सबसे पहले हम ईथन को देखते हैं। ईथन ने लगभग दोनों हाथों में उन मानों को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि माना होल वहाँ पर पूरी तरह से बना लिया है। पहले एक हाथ में उसने सिर्फ आधा ही माना होल बनाया था और अब उसने पूरे दोनों हाथों में माना होल्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और इससे ईथन अपने गोल के एक स्टेप और करीब आ चुका है। इसी बीच पीछे से हांस की एंट्री भी होती है। हांस जो कि सुबह सुबह अपने डूक को अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता है, तो वो उससे ये भी कहता है कि नीचे उनके छोटे भाई मियर और उनकी बड़ी बहन उसका वेट कर रही है, और वो भी डाइनिंग हॉल में, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका है। क्योंकि सुन ईथन बिना और टाइम वेस्ट किए अपने कपड़े बदलता है, क्योंकि काफी ज्यादा फैशनेबल कपड़े थे, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि आर्डन हाउस अंदर से बहुत ज्यादा बदल चुका है और कंस्ट्रक्शन भी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। कंस्ट्रक्शन के पैसे कहाँ से आए, तो ये हमें हांस से तब पता चलता है जब वो ये ईथन से कहता है कि रेड स्कॉर्पियन के डेन में एक्सपेक्ट करने से ज्यादा ही उन्हें गोल्ड मिला था, तो वो सारा गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फैमिली का हाउस अच्छी तरह से रेनोवेट हो जाए। ईथन को इस बात से खुशी होती है कि हाउस रेनोवेट हो रहा है, लेकिन वो इतना सख्त मिजाज का भी नहीं कि पूरे पैसे घर पे लगाए। वो कुछ हांस और बाकी सर्वेंट्स को भी देना चाहता है, इसलिए इसका जिम्मा वो हांस के हवाले करता है। और ये कहता हुआ ईथन वहाँ से चला जाता है। डाइनिंग हॉल में एंटर करने के बाद वो सबसे पहले देखता है अपनी सिस्टर को, जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे और उस पर काफी जज भी रहे थे। अगर इस ड्रेस को किसी ने प्रिपेयर किया था तो ये उसकी सिस्टर से तब पता चलता है। वो तारीफ सुनने के बाद कहती है कि इस ड्रेस को हांस ने ही मेरे लिए चुना है। हांस की चॉइस को देखकर ईथन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है, अब लग रहा है ना ये एक रॉयल हाउस। पहले तो नहीं कहा कबाड़ खाने में रह रहे थे, अब जाके कुछ ढंग का पहनने को मिला है और खाने को भी। और ईथन अपनी सिस्टर को भी गारंटी देता है कि वो फिक्र बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आज के बाद वो सुंदर इसी तरह ही ड्रेसेस और अच्छा और डिलीशियस खाना उसे हर रोज खिलाने को दिया जाएगा। और आखिरकार डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब वो लोग खा रहे थे तो ईथन अपने छोटे भाई के उस वुंड्स के बारे में भी पूछता है जो कि रेड स्कॉर्पियन के डेन पर उसे लगी थी, जिस पर उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई को टेंशन लेने से मना करता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 1 हफ्ते के बाद वो टोटली ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते का सुनकर ईथन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन तभी वो दोनों से एक सवाल करता है कि क्या उन्हें इस फैमिली के ट्रेडिशन सेरेमनी के बारे में पता है, जिस पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि उसने तो कभी भी नहीं सुना, और सेम आंसर उसके छोटे भाई का भी होता है। ईथन ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर इस फैमिली के हर एक चीज को भुलाया गया है, इसलिए तो ये फैमिली इतनी ज्यादा पीछे है। लेकिन खैर उसके पास अपनी पास्ट की मेमोरी है तो वो इसका शुक्र भी मनाता है। एंड देन ईथन बाद में साइड खड़े हांस को एक बात बताता है, वो नेक्स्ट वीक हंटिंग के लिए जा रहे हैं, वो भी पुष्कस माउंटेन में। तो जितनी भी तैयारियां करनी है तो वो इसका जिम्मा हांस के हवाले कर देता है, लेकिन एक बात उसे ये क्लियर करके कि पुष्कस माउंटेन में जो लोग भी हंटिंग के लिए जा रहे हैं तो उनमें से ईथन खुद, हांस भी होगा, उसका छोटा भाई और उसकी बड़ी बहन ही सिर्फ जाएंगे। सिर्फ यही 4 लोग पुष्कस माउंटेन नेक्स्ट वीक जाएंगे, जो कि सुन हांस को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और सारी बातें उसके सिर के ऊपर से गुजर जाती है। एंड देन हम देखते हैं पूरे 1 हफ्ते के बाद का टाइमलाइन, जहाँ पर हमारा स्क्वाड पूरे 1 हफ्ते के बाद पुष्कस माउंटेन की उस चोटी पर आ जाते हैं, जहाँ
पर ईथन उन्हें लेकर आना चाहता था। उनका हुलिया बिगड़ चुका था, जिसका रीजन हमें पता नहीं होता, लेकिन तभी अगर बात पता चलती है तो सिर्फ हमारे हांस से ही। हांस कहता है, बाप रे, मैं कभी भी इन लोगों के साथ कैंपिंग पर नहीं आऊंगा। मुझे तो लगा था कि सिर्फ कैंपिंग ही होगी, लेकिन यहाँ पर तो कैंपिंग में मेरा कबाब बन सकता था। खतरनाक मॉन्स्टर जो कि पहले दिन से ही हम पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। अगर यहाँ पर ये दोनों डूक्स ना होते तो मेरी जान 10 मरतबा जा चुकी होती। मुझे नहीं पता कि आखिर ईथन मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, लेकिन मुझे ये कभी भी पूरी अपनी जिंदगी में दोबारा फेस नहीं करना। बस मैंने बहुत कुछ देख लिया है, अब बस जल्दी से ये सेरेमनी खत्म हो जाए तो आराम से दोबारा रेजिडेंस में जाकर खूब आराम करूंगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं एक अनयूजुअल चीज को, जो कि एक फायर टेम्पल होता है। फायर टेम्पल का दरवाजा ईथन जब खोलता है तो हमें इस टेम्पल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये टेम्पल बहुत डेकेड साल पहले आर्डन के एंसेस्टर ने ढूंढी थी। उसने जब यहाँ पर इंटर किया था तो यहाँ पर मौजूद फायर स्पिरिट से उन्हें ब्लेसिंग भी मिली। उस ब्लेसिंग से वो फायर को अडेप्ट करना और यूज करना सीख गए थे। उस आर्डन के डिसेंडेंट के बाद ये जगह रिचुअल जैसी बन गई। यहाँ पर हर एक 10 साल आर्डन डिसेंडेंट को भेजा जाता ताकि स्पिरिट से उनको ब्लेसिंग मिल सके। साथ में ये जगह एक तरीके से एक फ्यूनरल के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी ताकि आत्मा को शांति भी मिले। और फायर स्पिरिट से ब्लेसिंग लेने के बाद आर्डन फैमिली का वो डिसेंडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता। और अब कितना पावरफुल तो ये तो आगे की स्टोरी में ही हमें पता चलेगा। हांस जिसको ईथन अंदर आने देता है, उसको भी ये जगह काफी ज्यादा अनयूजुअल दिख रही थी। क्या वो ठीक कर रहा है अंदर आके? ये सवाल वो ईथन से करता है। ईथन अपने मन ही मन कहता है, इसी तरह तुम्हें ये जवाब मिल जाएगा कि तुम दोनों साइडों में इस साइड को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी यही पर है। सामने अब आल्टर पड़ा होता है। जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए थी तो वो पहले से ही वो रेडी कर चुके हैं। जो ही फायर नजर आए तो उन लोगों को फिर बाद में डांस भी शुरू करना पड़ेगा। ईथन को पता है कि कैसा डांस, लेकिन जब उसका छोटा भाई और बड़ी बहन पूछते हैं तो ईथन सिंपल वर्डिंग में कहता है, बस जो फ्लैशी मूव्स तुम्हें आते हैं वो तुमने करने हैं। स्पिरिट्स का ध्यान अपनी ओर करना है ताकि उससे तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल सके। लेकिन एक बात जो कि ईथन को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, तो वो यहाँ इस रिग्रेस लाइफ की हिस्ट्री थी। उसकी हिस्ट्री और इस रिग्रेस लाइफ की हिस्ट्री बहुत चेंज है। इन 15 सालों में जो कुछ भी हुआ था तो इस रिग्रेस लाइफ में उसका उल्टा ही हो रहा है। तो उसे डर था कि कहीं उस डिसेंडेंट की स्टोरी भी इस हिस्ट्री में काम ना करे, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस उसे देखने को मिले हैं। और अगर ऐसी ही बात होती है तो ब्लेसिंग्स का तो उन लोगों को भूल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्राई करने से क्या ही जाता है। जो ही वो स्पिरिचुअल वर्ड्स कहता है वो डांस शुरू करते हैं तो सामने एक छोटी सी फ्लेम उन्हें नजर आती है। वो एक गेट था जिससे स्पिरिट्स बाहर आ रहे थे। वही स्पिरिट जिन्होंने इन तीनों को चुना था। सबसे पहले हम मियर के स्पिरिट को देखते हैं जो कि एक मिडिल रैंक का स्पिरिट था। बाद में हम उसकी बड़ी बहन के स्पिरिट को देखते हैं जो कि एक लो रैंक सैलेमेंडर की स्पिरिट थी जिसने ईथन की बड़ी बहन को चूज किया था। एंड देन हम एक अजीब से रिएक्शन को देखते हैं। वही दोनों स्पिरिट पीछे मुड़कर देख रहे थे क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं आ रहा था कि एम्परर खुद इस लड़के के लिए बाहर आ रहे हैं। और ये किस एम्परर की बात हो रही है तो ईथन से मालूम पड़ता है पास्ट लाइफ में एम्परर ऑफ फायर ने उन्हें खुद चुना था, जिसके बाद ईथन ने फायर पर रूल भी किया था। तो इस लाइफ में हमें देखना चाहते हैं कि क्या वो उसे दोबारा ब्लेसिंग देंगे या नहीं। वही फायर मोनार्क बाहर आके ईथन से कहता है, ओह आर्डन ऑफ डिसेंडेंट, क्या तुम ही वही हो जिसने मुझे पुकारा है? तो ईथन का जवाब हाँ में होता है और वो कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स ही लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम ही सूटेबल हो। एंड देन फायर मोनार्क ईथन को अपने डोमेन के अंदर ले जाता है और उस जगह को ईथन भी नोटिस कर लेता है। और बाद में फिर हम फायर मोनार्क को अच्छी तरह से देख लेते हैं। वो देखने से तो एक लड़की नजर आ रही थी, लेकिन उसका नाम काफी ज्यादा खतरनाक है। वो ईथन से एक बात क्लियर करती है कि वो खुद ही उसे ब्लेस करने के लिए आ रही थी, लेकिन जब उसने ये नोटिस किया कि वो उसके फायर को कंट्रोल करके उसे मजबूरन बाहर लेकर आना चाहता है, तो इस एक्शन से ईथन का क्या मतलब था? ईथन अपने किए के लिए माफी मांगता है अगर उसने जरूरत से कुछ ज्यादा ही कर दिया हो, लेकिन ईथन का और कोई मकसद नहीं था क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से फायर मोनार्क की पावर और उसकी फायर कंट्रोलिंग अगर साथ में हो जाए तो ये एक बहुत ही ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग हो सकती है। फायर मोनार्क ईथन की इस बातों को सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उस तरह नहीं बोल पाया जिस तरह ईथन फायर मोनार्क के सामने बोल रहा है। इसलिए वो इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन रखती है कि अगर वो थोड़ा सा भी उसकी पावर को कंट्रोल कर लेता है तो आज तक वो सबसे ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ईथन को दे देगा। बस ईथन ने खुद को साबित करना है कि क्या वो इस ब्लेसिंग के लायक है या नहीं। और जब बाहर हमारा सीन जाता है तो हम ये नोटिस करते हैं कि ईथन का छोटा भाई और उसकी बड़ी बहन ईथन के लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे क्योंकि एक अजीब सी आग ने अभी तक ईथन को पूरे 1 घंटे से घेरा हुआ है और उसकी बॉडी हरकत भी नहीं कर रही। मीर अपनी बहन को शांत करवाता हुआ कि वो खुद भी कंफर्म नहीं है कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि उसका भाई इसको भी ओवरकम कर पाएगा और जीत के वापस लौट आएगा।
लगेगा। और जब अगली ओर हम ईथन को देखते हैं तो वो अपनी पास्ट की स्किल्स को याद कर रहा था कि उसने पहले कैसे फायर पर रूल किया है। उसी को ही दोबारा से याद करके वो उसकी फायर को कंट्रोल कर लेता है, जिससे उस फायर मोनार्क की ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अब जैसा कि फायर मोनार्क ने वादा किया था कि अगर ईथन थोड़ा सा भी उसके फायर को कंट्रोल कर लेता है तो ईथन को जो चाहिए वो उसे दे देगी। इसलिए फायर मोनार्क बिना कंजूसी किए अपनी पावर ईथन के हवाले कर देता है। दोबारा से फायर मोनार्क से ब्लेसिंग लेने के बाद जब ईथन उसे अपने माना होल में कन्वर्ट करना शुरू करता है तो उसकी रगें एकदम गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि ईथन को भी इससे तकलीफ हो रही थी। लेकिन आखिरकार इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद वो अपनी बॉडी में फायर मोनार्क की ब्लेसिंग्स को फील कर पा रहा था। एंड देन फायर मोनार्क भी पूछती है कि क्या वो उसकी पावर से सेटिस्फाई है या नहीं। ईथन उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए एग्रीड होता है, लेकिन वो एक और कंडीशन को भी सामने लेकर आता है कि वो उसके छोटे भाई और उसकी बड़ी बहन को भी अपनी ब्लेसिंग्स दे दे। फायर मोनार्क मना नहीं करती और वो उन दोनों को भी ब्लेस कर देती है। और अब जबकि फायर मोनार्क का यहाँ पर काम खत्म हो गया है तो वो वापस जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो ये जरूर आशा करती है कि ईथन से उसकी दोबारा मुलाकात हो, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव व्यू से ईथन एक बहुत ही मजाकिया लड़का है। और अब फायर मोनार्क की ब्लेसिंग्स लेने के बाद और अपने वेन्स को फायर मोनार्क की ब्लेसिंग से 90% क्लेंस करने के बाद वो ये बिना डाउट के कह सकता है कि इस कॉन्टिनेंट में उसकी बॉडी वन ऑफ द बेस्ट बन चुकी है। उसके लिए तो फायर को कंट्रोल करना आसान था, लेकिन उसके बाकी सिबलिंग्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी अडेप्ट कर लेंगे और फिर आर्डन फैमिली पहले की तरह ताकतवर बन जाएगी। इस सब सिनेरियो को हांस पीछे से देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस फायर मोनार्क के बारे में उसने जस्ट कहानियां सुनी थी तो उसने 1 घंटे के लिए ईथन को अपने डोमेन में बुलाया था और बाहर आकर ईथन को उनसे ब्लेसिंग्स भी मिली है। तो हांस घबराते हुए कहता है, बाप रे, मैं समझ गया कि यहाँ पर मास्टर ईथन उसे क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं मैं दोनों में से एक साइड को चुनूं जिसमें उसी का ही फायदा हो। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, काफी बुरा भी लग रहा है। मास्टर ईथन ने मेरे इरादों को समझ लिया, लेकिन अब जाके मुझे समझ में आ चुका है कि दोनों साइड में से मुझे कौन सी साइड खड़े रहना है। एंड देन ईथन के दोनों सिबलिंग्स को फायर मोनार्क की ब्लेसिंग्स लेने के बाद कुछ अजीब लगता है। वो ये तो देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स तो हैं, लेकिन उनको कुछ चेंज लग रहा था। इस बात को क्लियर करता हुआ ईथन कि ये तो होना ही था, क्योंकि फायर मोनार्क की ब्लेसिंग्स लेने के बाद पूरी बॉडी दोबारा से रिजेनरेट हो जाती है। मांस से लेकर तुम्हारी हड्डियों तक सब चीजें दोबारा रिजेनरेट हो गई है। लेकिन ब्लेसिंग्स लेने के बाद क्या इसी तरह ही भूख लगती है, क्योंकि उसके छोटे भाई और बड़ी बहन को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। ईथन टेंशन ना लेने का बोलता है, क्योंकि उसे एक अच्छी जगह के बारे में पता है जहाँ पर वो पेट भरकर खाना खा सकते हैं। दिन शिफ्ट होकर जब उस लोकेशन पर जाती है तो वो टेम्पल से थोड़ा दूर एक कैंप साइट हाउस था जो कि आर्डन फैमिली के नाम ही है। वहाँ पर उन लोगों ने हांस के हाथों काफी डिलीशियस खाना खा लिया था, लेकिन अब भी ईथन उन्हें बाहर लेकर आता है क्योंकि एक और चीज दिखानी है। नीचे जमीन पर ईथन एक स्विच को ऑन करता है और एक बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है, एक सीक्रेट बेसमेंट जहाँ पर जाने के बाद ईथन गारंटीड देता है कि उनके होश उड़ जाएंगे। वो एक स्टोरेज रूम होता है जहाँ पर आर्डन फैमिली हंटिंग करने के बाद अपने आइटम्स रखती थी। साथ में एक फॉर्मेशन भी लगी होती है जो कि इन चीजों को सालों तक काम करने के लिए काबिल बना के स्टेबल रखती है। इसी बीच हम हांस के रिएक्शन में बदलाव पाते हैं, क्योंकि स्टोरेज में जितनी भी चीजें पड़ी थी तो वो एक एक करके एक दूसरे से बहुत बढ़ के थी। अगर हांस हिसाब लगाए तो ये चीजें अभी आम बाजार में बहुत महंगी बिकती है। ईथन इम्प्रेस होता है कि उसे इन चीजों के बारे में कैसे पता है। तो हांस कहता है, वो दरअसल मेरे फादर एक मर्चेंट थे और मैं बड़ा होके अपने फादर के काम में मदद करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था, इसलिए मुझे इस चीजों के बारे में अच्छी तरह से पता है। अगर मेरे हिसाब से इन चीजों को देखा जाए तो टोटल 3000 गोल्ड कॉइन्स इसके बदले मिल सकते हैं। ईथन ये सारा काम हांस के हवाले करता है और एक अच्छे डीलरशिप को ढूंढने का काम भी वो हांस को सौंपता है, क्योंकि उसके बातों से उसने खुद को साबित कर लिया है कि वो काम का बंदा है। और इसी बीच सीन कट होकर दोबारा जब रेजिडेंस पर पड़ता है तो रेजिडेंस के अंदर सबसे पहले सीन ईथन पर जाके पड़ता है। ईथन जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इसी बीच हांस की एंट्री होती है। हांस को ईथन ने जो काम हवाले किया था, एक अच्छे डीलरशिप को ढूंढना है, तो उसने काफी जल्दी ढूंढ लिया। जब वो डीलरशिप का नाम पूछता है तो हांस कहता है कि इस ग्रुप का नाम मीसास है। ये बाकी मर्चेंट्स में काफी ज्यादा फेमस मर्चेंट्स भी हैं। मीसास का नाम सुनकर हम ईथन के रिएक्शन में बदलाव पाते हैं और वो काफी ज्यादा सीरियस भी हो जाता है। इससे हांस को डर लगने लगता है कि कहीं उसने कुछ गलती ना कर दी हो, लेकिन ईथन खुद को काम डाउन करता हुआ कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं, चलो जल्द से जल्द इन मीसास मर्चेंट से मिलते हैं। एंड देन जब गेस्ट रूम में ईथन इंटर करता है तो सामने मीसास मर्चेंट का एक बंदा होता है जो कि ईथन के आते ही अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता है और साथ में अपना नाम माइकल बताता है, क्योंकि आपस में डील करने के लिए सबसे पहले चीज जो मायने रखती है तो वो ट्रस्ट होता है, क्योंकि अगर वो आते ही अपनी फॉल्स इंट्रोडक्शन करेगा तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ईथन उसको उसकी फैमिली
फैमिली ट्रेडिशन के बारे में भी बताता है। ईथन कहता है कि उसने अपने फादर से सुना था कि बेसोस फैमिली अपने डिसेंडेंट को 3-4 सालों के लिए इंडिपेंडेंट भी छोड़ देती है ताकि वो खुद से भी सीख ले, लेकिन इस 3-4 सालों में वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से सीक्रेट रखते हैं। अब मैं तुम्हारी रियल इंट्रोडक्शन सुनना चाहता हूँ। वो बंदा जिसने अपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक ही मुलाकात में ईथन मास्टर ने उसकी फॉल्स आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया और दोबारा से अपनी इंट्रोडक्शन देता हुआ वही बेसोस का बंदा अपना नाम जारोन बेसोस बताता है। तो अब बात शुरू करने से पहले कि ईथन उसको कुछ बेचना चाहते हैं, वो एक बात तो क्लियर कर देता है कि इससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन जो चीज अब वो उसे ऑफर करने वाले हैं तो उससे उनको जरूर फायदा होगा। क्या वो पोशन मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं।